नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन धान खरीदी की एवज में किए गए भुगतान का मुद्दा चर्चा में रहा। पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ये कोई पहला मामला नहीं जब धान की बात हुई हो और सदन न गरमाया हो। 14 कुंटल 80 किलो धान की खरीदी की गई। ये दूसरा धोखा किसानों को दिया गया। बड़ी बड़ी बात मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी करते हैं कि हम किसानों को 2500 रुपये दे रहे हैं, लेकिन जब 2500 की बात आई तो 2500 रुपये भी बंद कर दिया उन्होंने, और अब कहा कि हम 9000 रुपये दे रहे हैं एकड़ पीछे। तो 2500 रुपये देने में भी ये सरकार असफल रही है। ये सरकार वादा खिलाफी की है और किसानों के साथ में छल किया है। जिस बात को वो नकार रहे थे उनके ही जवाब में है 1000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। इस प्रकार से वादा खिलाफी सरकार ने किया, जवाब नहीं आया, इसलिए हमने वॉकआउट किया। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का प्रश्न था, उसमें हमने बताया कि 11000 करोड़ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 19-20 और 20-21 और 21-22 में खर्च किया गया है, और अभी ये आगे और भी करने का प्रावधान है। तो इस प्रकार से उनका जो आशय था कि केंद्र कितना राशि देती है धान खरीदी के लिए, तो किसी भी प्रकार का राशि केंद्र से धान खरीदी के लिए नहीं मिलता है। हम जो धान खरीदते हैं उसका कस्टम मिलिंग करते हैं, चावल जमा करते हैं, उसका सभी प्रकार का जो खर्च है उसको जोड़ करके जब हम क्लेम करते हैं उसके एवज में हमको राशि मिलती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिंचाई के लिए गंगरेल बांध से पानी छोड़ने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद 22 जुलाई की शाम गंगरेल बांध से सिंचाई के लिए पानी छोड़ा गया। बता दें कि किसान संगठनों की मांग पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे समेत अभनपुर विधायक धनेन्द्र साहू, धरसींवा विधायक अनीता शर्मा ने मुख्यमंत्री से गंगरेल से पानी छोड़ने का आग्रह किया था। पानी छोड़े जाने से रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, धमतरी जिले के किसानों को खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ट्विटर पर एक के बाद एक 2 वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल नान के आरोपियों के बचाने में क्यों लगे हैं। ईडी की कार्रवाई पे कांग्रेस के प्रदर्शन पर डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस से सवाल किया, क्या गांधी परिवार नियम, कानून और संविधान से ऊपर है? इतना ही नहीं, रमन सिंह ने कांग्रेस को चैलेंज किया कि उनके और परिवार पर लगे आरोप को अगर कांग्रेस सिद्ध कर देती है तो वो संन्यास ले लेंगे। बात को जोर जोर से बोल देने से, डाइवर्ट करने से काम नहीं चलेगा। जवाब आपको देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि आज कोरबा में 25 रुपया प्रति टन से कोयले की जो नकदी पैसा इकट्ठा होता है वो कहाँ जाता है? रेत की अवैध कमाई का पैसा कहाँ जाता है? शराब की अवैध बिक्री का हिसाब कौन देखता है? डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डाइवर्ट मत करिए। आप बताइए उन बातों को जो छत्तीसगढ़ की जनता आपसे पूछना चाहती है, और बार बार ये सवाल लोगों के सामने उठेंगे। आप ये भ्रम करने की स्थिति को छोड़िए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी मामले में, अगस्ता से लेकर चिट फंड से लेकर अन्य मामले में 1 रुपये का भी कोई प्रमाण आप इकट्ठा कर लें, डॉक्टर रमन सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा देने को तैयार है। मगर आप इसके लिए भी तैयार रहें। आईटी के बाद ईडी आता है, ईडी आया ये भय दिखा आपके मन में कायम है, मगर सच्चाई तो छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आएगी। इस तथ्य को छुपा नहीं सकते। मैं आपको एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि आप बोलते हैं कि सोनिया जी का ईडी के सामने बयान सार्वजनिक रूप से होना चाहिए, मीडिया को रहना चाहिए। आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी के द्वारा जमा किया हुआ वो चैटिंग का रिपोर्ट जमा है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे
कि वो जो चैटिंग का रिपोर्ट ईडी ने जमा किया है उसको सार्वजनिक कर दिया जाए। यदि हिम्मत है तो इस बात का निश्चित रूप से जनता को जवाब चाहिए और बातों को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरीके से जान गई है कि क्या हालात हैं सरकार के। राज्य में खाद की किल्लत और अघोषित बिजली कटौती को लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने आज जंगी प्रदर्शन किया। किसान मोर्चा ने आरोप लगाया कि सहकारी समिति में खाद नहीं मिल रही है। भाजपाइयों ने दतरेंगा के कृषि सहकारी समिति में तालाबंदी कर आक्रोश जताया। ये एक प्रदर्शन किसानों के खाद के लिए है। केंद्र सरकार ने जो यहाँ पर 1.5 गुना खाद की आपूर्ति की है वो सारे खाद सहकारी समिति से नदारद है। वो सारे खाद खुले बाजार में 800-1000 रुपये में बेचा जा रहा है। निजी व्यापारी दलालों के हाथों में सरकार बिक चुकी है। किसानों के हक के खाद को कहाँ बेचा है, ये सवाल का जवाब आज यहाँ पर जानने के लिए किसान के सब बेटा लोग आए हैं। सहकारी समिति में खाद नहीं है तो सहकारी समिति में ताला लगाना ही एकमात्र हमारे पास विकल्प है। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सरकार को खुली चेतावनी है, खाद की आपूर्ति बहाल करें, अन्यथा आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जननी यानी महतारी कहलाती है जन्मभूमि और छत्तीसगढ़ सरकार की अनूठी योजना है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 में इसे लागू किया गया। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपए प्रति माह और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर लागू की गई छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के अंतर्गत शासकीय और अशासकीय शालाओं के 2373 विद्यार्थियों को 1,65,95,000 रुपए की राशि का भुगतान छात्रवृत्ति के रूप में किया जा चुका है। बेसहारा बच्चों का सहारा, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। बेहतर शिक्षा पर अधिकार है हर बच्चे का। छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए उन्हें अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए 2020-21 में आरंभ की गई स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 52 और शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 119 स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल से लाभान्वित होंगे करीब 1 लाख गरीब बच्चे। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जहां गढ़ा जा रहा है भविष्य देश का। बेटी के हाथ पीले करने की चिंता हर माँ बाप को होती है। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों में कन्या के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना का उद्देश्य है गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक अड़चनों को दूर करते हुए सामूहिक और सादगीपूर्ण विवाहों को प्रोत्साहित करना और दहेज की रोकथाम करना। इस योजना का लाभ पाने के हकदार हैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्डधारी परिवार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को योजना का लाभ मिलेगा और प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 25,000 रुपए की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ विधवा, अनाथ और निराश्रित कन्याओं को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
परिवार के मुखिया का है इरादा, गरीब, अनाथ, विधवा, निराश्रित कन्याओं का घर बसाने का वादा। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा आज एक दिवसीय दौरे पर बालोद जिले पहुंचे और गौठानों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य एक मॉडल के रूप में उभरा है और 9 राज्यों ने अलग अलग वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन और गोधन न्याय योजना के रास्ते पर चलते हुए अपने यहाँ लागू करने का फैसला किया है। प्रदीप शर्मा ने बताया कि राज्य में 2 वर्ष के भीतर 20 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया गया है। अब हर जिले की 2 जगहों को चयनित कर गौमूत्र खरीदा जाएगा। जो नाले हैं उनमें किस तरह से काम हुआ है वो एक देखना है। जहाँ जहाँ छोटी छोटी नीड गैप है, ज़रूरत है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। और साथ में एक तरह का डायलॉग ज़रूरी है कि हमने 2 साल हमारे गोधन न्याय योजना के पूरे हो गए हैं, तो जो आज हुआ है वो एक बेसलाइन है। इसके बाद एक नए टारगेट को सेट करने की ज़रूरत है। इस नए टारगेट को सेट करने के लिए, ग्रास रूट लेवल की रियलिटी को जानने के लिए कुछ छोटे मोटे निर्देश हैं। गोबर की खरीदी बढ़ाने के लिए, ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, बाड़ियों को घर घर में ठीक से एक तरह से सुपोषण के आधार के रूप में समझने के लिए ये दौरा हुआ है। सारे अधिकारियों के साथ दौरा हुआ, कलेक्टर साहब भी थे, डीएफओ साहब भी थे। बहुत धनात्मक माहौल में अच्छी बातचीत हुई। इसके लिए मैं इस बार आया। सूरजपुर जिले में बारिश नहीं होने से किसान और आमजन खासे परेशान हैं। लोग अलग अलग टोटके कर बारिश करवाने की जुगत में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां गांव वालों ने मेढक मेढकी का विवाह करवाया है। गोविंदपुर गांव के मेढक और धूमाडांड गांव की मेढकी का पूरे रीति रिवाज और मंत्रोच्चार से विवाह करवाया गया। गांव में मान्यता है कि अगर बारिश नहीं हो रही है, इंद्रदेव नाराज़ हैं और अगर वे मेढक मेढकी का विवाह कराते हैं तो इंद्रदेव खुश हो जाते हैं और गांव में बारिश शुरू हो जाती है। और बेंग विवाह में मेढक मेढक का जो विवाह होता है वो साधारण तरीके से नहीं होता। जैसे आम इंसान की शादी होती है, उसी तरह के सारे रस्म अदा किए जाते हैं। आज सीबीएसई 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी हुए। हर बार देखने को मिलता है कि परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद कई असफल छात्र परिणाम से असंतुष्ट होकर आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। आखिर बच्चों में ऐसे विचार क्यों आते हैं? इस परिस्थितियों में परिवारजनों का व्यवहार बच्चों के प्रति कैसा होना चाहिए? कैसा बच्चों के विचारों में तब्दीली ला जा सकती है? ऐसे तमाम सवालों को लेकर वीआईपी न्यूज संवाददाता की मनोचिकित्सक से खास बातचीत। देश भर में आज सीबीएसई के इम्तिहान के नतीजे जो है जारी कर दिए गए हैं। कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इसमें बाजी मारी है, लेकिन कई ऐसे भी छात्र हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। उन अनुत्तीर्ण छात्रों को क्या हिदायतें लेनी चाहिए, आगे किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, इसको लेकर मनोवैज्ञानिक से बात करने हम पहुंचे हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे जो छात्राएँ अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनको लेकर क्या आप हिदायत देना चाहेंगे? देखिए, असफलता या अनुत्तीर्ण होना जीवन में हर एक को बहुत दुख देता है, कष्ट देता है, तकलीफ देता है ना। और अनुत्तीर्ण होना या असफल होना हमेशा इस बात की निशानी नहीं होती कि आप कैपेबल नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर अनुत्तीर्ण हुए हैं इसका मतलब है कि आपके अंदर वो योग्यता नहीं है या आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि आप पास नहीं हो सकते। आपकी तैयारी में कहाँ कमी थी, आपका ध्यान पढ़ाई में कितना था, आपने कितने सीरियस एफर्ट्स डाले थे अपनी सफलता के लिए, ये बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो आपकी सफलता को निर्धारित करते हैं। तो कहाँ पे लैकिंग हुई है, कहाँ पर कमी हुई है, ये बात आपको समझनी ज़रूरी है और वो समझते हुए आपको अगली बार की तैयारी पे ध्यान देना है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि दुख, परेशानी, तकलीफ, तनाव, असफलता से चिंता, ये सारी चीज़ों का होना स्वाभाविक है। ये उसका रिएक्शन है, ऐसा ही लगेगा।
आप अपने कार्य में सफल होना चाहते हैं, मैं अपने में चाहती हूँ, हर एक व्यक्ति अपने कार्य में सफल होना चाहता है। असफलता किसी को पसंद नहीं है। ऐसे में अगर पारिवारिक तनाव, सामाजिक तनाव या आपके टीचर्स का तनाव भी आपके ऊपर आता है, प्रेशर आपके ऊपर आता है, तो आपका आत्मविश्वास कम होता है। और इस आत्मविश्वास को ही बनाने के लिए आपको मेंटली हेल्दी और स्ट्रांग होना ज़रूरी है। एक तनाव मुक्त जीवन हो जाता है मैम अनुत्तीर्ण होने के बाद। खासकर छात्र छात्राओं की बात करें 12th और 10th की, तो बोर्ड एग्जाम माना जाता है, और ऐसे में जो अनुत्तीर्ण नहीं हो पाते उनके ऊपर काफ़ी डिप्रेशन आ जाता है। तो ऐसे में इस डिप्रेशन से निकलने आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, असफलता अगर आई है, आप अनुत्तीर्ण हुए हैं, आपको डिप्रेशन आ रहा है, तो इसका कारण आपको समझना पड़ेगा कि ये डिप्रेशन क्यों आ रहा है। आपके रिजल्ट के कारण आ रहा है, सोसाइटी के प्रेशर से आ रहा है, माता पिता के डर से आ रहा है, टीचर्स के क्रिटिसिज्म से आ रहा है, या मित्रों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और कई बार ये सारे फैक्टर्स नहीं भी होते हैं ना, तो हम खुद अपने आप से बहुत उम्मीद लगाए रखते हैं और उसके चलते भी हमें बहुत डिप्रेशन या नेगेटिविटी आती है। तो इस डिप्रेशन से बचने का सबसे पहले तरीका है कि एग्ज़ाम के रिजल्ट पे मत डिपेंड करिए। आप उसकी तैयारी के समय से ही पूरे साल भर उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। आप अगर आप प्रॉपर मेहनत पूरे साल करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि यदि आपको टोका जा रहा है, पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आपसे किसी बात की उम्मीद की जा रही है, तो ये आपकी सफलता की तरफ आपके कदम बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिसे आप उस वक्त नकारते हैं और बाद में असफलता को हाथ में लाते हैं। तो अब जब आप असफल हो गए हैं, अब आपके पास मौका है कि आप अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को सुधारें और वापस से मेहनत करते हुए सफल हों। एक आखिरी सवाल मैम, उन माता पिता या फिर उन मित्रजनों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिनके सहपाठी या जिनके बच्चे अनुत्तीर्ण हो रहे हैं? उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ऐसा कोई भी अनहोनी ना हो सके? देखिए, सबसे बड़ी बात, बच्चों से उम्मीद माता पिता की और टीचर्स की बहुत रहती। बच्चों की खुद से तो रहती है उम्मीद, लेकिन परिवार की जो उम्मीदें होती हैं या स्कूल के टीचर्स की जो उम्मीदें होती हैं, वो उम्मीदें बच्चों को बहुत ज़्यादा वीक कर जाती हैं। और बच्चों का आत्मविश्वास जहाँ डगमगाता है, बच्चों को संकोच होता है, शर्म आती है, 4 लोगों से मैं कैसे मिलूँ, अपने परिवार वालों को क्या जवाब दूँ, मित्रों को कैसे फेस करूँ, रिश्तेदारों को कैसे फेस करूँ, अड़ोसी पड़ोसियों को कैसे फेस करूँ, स्कूल में टीचर्स का रिएक्शन क्या होता है। कई बार स्कूल में टीचर बोलते हैं तुम्हारे लक्षण, तुम तो इस साल पास ही नहीं होंगे। तो उन्हें लगता है मैडम ने कहा ही था, ये सर ने तो कहा ही था कि मैं पास नहीं हो सकता। तो वो उनका आत्मविश्वास और धीरे धीरे कम होने लगता है। और ऐसी परिस्थिति में लोगों को फेस करने से अच्छा है, उन्हें लगता है कि हम आत्महत्या कर लें या खुद का मुंह छुपाने के लिए हम ऐसी कोई चीज़ कर लें कि हमको लोगों से कुछ सामना ही ना करना पड़े हमें किसी का। तो इसलिए वो गलत कदम उठाते हैं। लेकिन अगर उस वक्त उनको परिवार का सपोर्ट मिले, टीचर्स का सपोर्ट मिले, और उन्हें शुरू से ही मेंटल हेल्थ को लेकर सोशल, इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट अगर उनको परिवार से, टीचर्स से मिलता रहे, तो वो बच्चे इस नेगेटिव सिचुएशन को भी बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और वो आत्मविश्वास उनके अंदर जगाना कि आप दोबारा से प्रयत्न करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे, ये प्रयत्न उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तो ये अभी हमने बातचीत की, मनोवैज्ञानिक, रायपुर के प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे बातचीत की। 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड के नतीजे आए हैं उसको लेकर क्या कहना है, अनुत्तीर्ण छात्र कैसे सावधानी बरत सकते हैं और आगे किस तरह से अपने जो जीवन में है वो आगे और क्या सावधानी बरत कर आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर बातचीत की है। उन्होंने भी काफ़ी सुझाव दिए हैं और इस सुझाव को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है, ऐसा मनोवैज्ञानिक का मानना है। तो निश्चित तौर पर हम भी आपको सुझाव देते हैं कि ऐसे कोई भी डिप्रेशन में ना आए और जो है आगे भविष्य की तैयारी में फिर एक बार जुट जाएं। कैमरा पर्सन आलोक यादव के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज़ रायपुर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मां के साथ साथ नवजात बच्ची की पोषण सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है एक अभिनव योजना, कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना का उद्देश्य है महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं और बच्चे के पोषण और देखभाल में सहायता करना। कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म पर प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। महिलाओं और बच्चों की पोषण सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। कौशल्या मातृत्व योजना एक संकल्प भरा कदम है कन्या भ्रूण की रक्षा का, जननी और बालिकाओं के सुपोषण का। कौशल्या मातृत्व योजना जननी और कन्या संतान के
सुपोषण का वादा। 5 दिसंबर 2020 छत्तीसगढ़ सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की पौनी पसारी योजना। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के योग्य बनाया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य है सभी 166 नगरीय निकायों में 255 पौनी पसारी बाजारों का निर्माण। 12,000 लोगों को योजना का लाभ। योजना में महिलाओं की भागीदारी हेतु 50% आरक्षण। सरकार द्वारा पौनी पसारी योजना में 30 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। पौनी पसारी योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी बातें इस प्रकार हैं। आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी हो, योजना में शामिल पारंपरिक व्यवसाय का कारीगर हो और बेरोजगार हो। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जमा किए जाने वाले जरूरी दस्तावेज हैं आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आवेदन के लिए प्रार्थी का मोबाइल नंबर। पौनी पसारी, बेरोजगारों को रोजगार देने की बारी। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में पोषक आहारों की उपलब्धता के साथ ही ग्रामीणों और किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक घरेलू बाड़ियों में सब्जियों और फल फूल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की योजना है बारी विकास कार्यक्रम। यहाँ ना सर जिला प्रशासन के माध्यम से हो रहा है ये काम, तो वही काम हम लोग भी यहाँ पे कर, जो वो यहाँ पे दिए हैं हम उसको कर रहे हैं। उसी चीज़ को हम लोग भी बढ़ाना चाहते हैं, आगे जाके बहुत अच्छा से हो और बड़े और लोग भी आके यहाँ पे वो चीज़ करें। यहाँ पे काफ़ी बोले तो 40 से ज़्यादा भी हो सकते हैं सर, कम नहीं होंगे, क्योंकि काम यहाँ पे बहुत है तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं करने के लिए। और अभी भी देखा जाए तो बाहर से बोलते हैं कि हमको भी करना है, एक तुम काम कर रहे हो, हमको भी अच्छा लगा ये काम, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को चाहिए काम करना। बारी खुशहाल होने की सबकी बारी। स्त्री घर की धुरी होती है। एक स्वस्थ समाज के निर्माण में स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका है और समाज तभी स्वस्थ होगा जब स्त्री स्वस्थ होगी। छत्तीसगढ़ में 19 नवंबर 2020 से संचालित की जा रही है दाई दीदी क्लिनिक योजना। इस योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से मोहल्लों तक पहुंचकर महिलाओं और किशोरियों का न केवल स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार किया जाता है, बल्कि उनमें दवाओं का वितरण भी किया जाता है। दाई दीदी क्लिनिक योजना के अंतर्गत अब तक 625 शिविर आयोजित कर 1,83,000 से अधिक महिलाओं और किशोरी बालिकाओं का इलाज किया जा चुका है। स्वस्थ छत्तीसगढ़, सुघड़ छत्तीसगढ़, स्वस्थ नारी यानी स्वस्थ पीढ़ी। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। बिलासपुर में गुरुवार की शाम हुई मूसलाधार बारिश से कलेक्टर बंगले सहित सैकड़ों घरों में नाले का पानी घुस गया। कलेक्टर बंगले में पानी निकालने के लिए निगम की टीम ने मोटर लगाकर पानी निकाला। इधर शहर के मेन रोड और रिहायशी इलाकों की गलियां लबालब हो गई थी। 1.5 घंटे की बारिश से निगम की घोर व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर सामने आ गया। राजेंद्र नगर, अज्ञे नगर, विनोबा नगर, विद्यानगर, मगरपारा, मंझवापारा, मित्र विहार कॉलोनी और सरकंडा क्षेत्र के साथ ही दर्जनों कॉलोनियों में बारिश का गंदा पानी गलियों में नदी की तरह बहते हुए घरों तक पहुंच गया। हर साल बारिश में ऐसी ही स्थिति निर्मित होती है। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में फिर एक बार आंदोलनों का दौर शुरू हो गया है। अलग अलग कर्मचारी संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। राजधानी रायपुर में आज सहायक शिक्षक फेडरेशन ने भी वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर विधानसभा घेराव किया। रायपुर के बूढ़ा तालाब के समीप
स्थित प्रदर्शन स्थल में हजारों की संख्या में सहायक शिक्षक पहुंचे और वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव किया। हालांकि पुलिस की टीम ने सप्रे स्कूल के पास ही उन्हें रोक लिया। सहायक शिक्षकों के इस प्रदर्शन में शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने भी अपना समर्थन दिया है। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल शर्मा ने इसकी जानकारी दी। वहीं शिक्षकों के इस प्रदर्शन को लेकर प्रदर्शनरत शिक्षकों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। हम सरकार से मांग करते हैं, जो वादा उन्होंने किया, इससे पहले कई आंदोलन हो गए, कमेटी बनी, तो कमेटी की रिपोर्ट जो है सरकार जल्दी जो है सरकार के पास आए और सरकार इस विषय में शीघ्र निर्णय ले, ऐसा हम मांग सरकार से करते हैं। देखिए, अभी जो आंदोलन जैसे आज हो रहा है, सरकार के ऊपर में हम दबाव बना सकते हैं। एक लोकतांत्रिक, एक प्रजातांत्रिक ढंग से हम जो है दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर में। आज जो धरना प्रदर्शन विधानसभा घेराव कार्यक्रम है, हमारा फेडरेशन का 5 दिवसीय जो है आंदोलन होने जा रहा है। इन तमाम अलग अलग माध्यम से हम लोग सरकार के सामने अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कई बार मिला, उन्होंने एक कमेटी का निर्माण किया था। इस कमेटी की रिपोर्ट 90 दिनों में आनी थी, लेकिन 11 महीने बीत चुके हैं, अभी तक उस कमेटी का रिपोर्ट नहीं आई, जिससे सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक आक्रोशित होकर आज विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। और हमारे साथियों को हर ब्लॉक में, हर जिला में यहाँ पर आने के लिए रोका जा रहा है, जिससे हमारे यहाँ पर बहुत सारा सहायक शिक्षक जो है जगह जगह पर रुके हुए, उनको जेल में डाला जा रहा है, उनको जंगल में जाकर छोड़ा जा रहा है, या जो है सरकार की तानाशाही रवैया चल रही है। देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति का वो नाम है जिसने अपने पिता से राजनीति विरासत में मिलने के बावजूद अपनी अलग धाकड़ पहचान बनाई है। फडणवीस ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनके पिता गंगाधर राव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ में रहे हैं। फडणवीस के पिता राज्य विधान परिषद के सदस्य भी रहे। देवेंद्र फडणवीस ने ला स्नातक किया और उसके अलावा उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की। फडणवीस अपने कॉलेज के दिनों में एबीवीपी के सक्रिय सदस्य थे। एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने जमीनी स्तर पर राजनेताओं के लिए कार्य किया। प्रसिद्ध अभिनेता राज कपूर को बॉलीवुड का शोमैन भी कहा जाता है, लेकिन संगीत की दुनिया का शो मैन में किसे कहा जाता है यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। फेमस गायक मुकेश को गायकी का शोमैन कहा जाता था। उनकी आवाज में वो दर्द शिद्दत थी कि उनके गाने सुनकर दिल भर आता था और लोग खुद उनके गानों से अपने आप को जोड़ लेते थे। देखिए यह खास रिपोर्ट। इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।